हम करेंगे यूनिट 7 लेजिस्लेटिव इलेक्टोरल पॉलिसी भाग 3, जिसमें संसदीय प्रक्रियाएं होगी, संसदीय समितियों के बारे में पढ़ेंगे और सदन की कार्य अवधियों के बारे में। ठीक है, देखो ये कार्य अवधि जो एक से लेकर के 5 वर्ष तक होती है सामान्यतः, मतलब जैसे लोकसभा का कार्यकाल 1 से 5 साल तक है तो ये होता है। ठीक है, जो जैसे कि एक वर्ष में 3 बैठकें होती है, जैसे होता है ना कि मानसून सेशन, बजट सत्र और पहला होता है बजट। ठीक है, फिर होता है आपका मानसून सत्र होता है, फिर शीतकालीन होता है। तो ऐसे एक साल में 3 सत्र होते हैं, 3 सेशन होते हैं। ठीक है, और एक सेशन में, एक सत्र में 3 बैठकें होती है। ठीक है, एक पहली बैठक होती है, जैसे कभी सुबह हो गई, सुबह शुरू हुई, फिर वापस बीच बीच में ब्रेक, फिर दूसरी बैठक हुई, ऐसे करके शाम तक टोटल 3 बैठकें होती है एक सेशन में। ठीक है, एक सेशन में 3 बैठकें होती है। जो हो सकता है एक दिन में हो, ठीक है, एक दिन में एक बैठक हो गई, दूसरे दिन दूसरी बैठक हो गई, या बीच में गैप आया फिर तीसरी बैठक हो गई, ऐसा भी हो सकता है, जरूरत नहीं है। ठीक है, एक दिन में 3 बैठकें हो। ठीक है, तो इस प्रकार जो ये 3 प्रकार के सेशन होते हैं एक साल में। और जो सत्र का जो प्रारंभ होता है वो आह्वान यानी कि समनिंग कहलाता है। ये राष्ट्रपति के पास शक्ति होती है कि वो मतलब बुलाए, समनिंग करे। ठीक है, हाँ, संसद के दोनों सदनों को समय समय पर जो बैठक आहूत करवाता है कौन, राष्ट्रपति करवाते हैं। ठीक है, और दूसरा है कार्यकाल का अंत विघटन, ये डिसोल्यूशन कहलाता है। डिसोल्यूशन का मतलब ये हुआ कि मतलब लोकसभा है वो भंग कर दी जाती है। ये ओनली जो डिसोल्यूशन होता है वो ओनली लोकसभा के संदर्भ में होता है, राज्यसभा में नहीं होता है, क्योंकि राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। उसके सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 जो सदस्य है वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो लोकसभा का डिसोल्यूशन नहीं हो, सॉरी, राज्यसभा का डिसोल्यूशन नहीं होता है, ये लोकसभा का होता है। ठीक है, मतलब 5 साल के बाद। ठीक है, और सत्र का जो अंत स्थगन यह कहलाता है प्रोरोगेशन। प्रोरोगेशन का मतलब ये हुआ कि सत्रावसान का इसका हिंदी अर्थ है सत्रावसान, यानी कि सत्रावसान का अर्थ है कि एक जो सेशन होती है उसकी समाप्ति हुई, मतलब ये एक सेशन सत्र तो उसकी समाप्ति होना, तो वो क्या कहलाता है, प्रोरोगेशन कहलाता है। ठीक है, और मतलब इसमें सदन सदन को विघटित नहीं किया जाता है, सदन को डिजोल्व नहीं किया जाता है। ठीक है, बल्कि केवल उस सत्र के कामकाज को समाप्त किया जाता है, जैसे कि ये जो सत्र 1 समाप्त हुआ तो इसके कामकाज को समाप्त किया जाता है। ठीक है, और राष्ट्रपति द्वारा ये अधिसूचना के माध्यम से होता है, किसके द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचना के माध्यम से ये होता है। ओके, ठीक है, उसके बाद होता है बैठक का अंत स्थगन, यानी कि अनिश्चित काल के लिए स्थगन होता है, एडजॉर्नमेंट होता है, या एडजॉर्नमेंट सिंडाई, यानी कि जब पीठासीन अधिकार, जैसे कि लोकसभा के मामले में लोकसभा अध्यक्ष होता है। ठीक है, और राज्यसभा के मामले में सभापति जो कि उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, सदन की बैठक को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर देते हैं, पोस्टपोन कर देते हैं, यानी कि दोबारा बैठक की जो नई तारीख है वो तय नहीं की जाती है, और इसे ही एडजर्नमेंट सिंडाई कहा जाता है। ठीक है, और ये 17 आसान होता है, उससे भिन्न होता है, 17 आसान से ये भिन्न होता है, क्योंकि इसमें सदन का सत्र जारी रहता है, इसमें सदन का जो सत्र होता है वो जारी रहता है, लेकिन सिर्फ बैठक को बीच में है जो रोका जाता है, बस बैठक को रोका जाता है। ठीक है, बस, लेकिन नई तारीख भी घोषित नहीं की जाती है। इसके बाद विस्तार से पढ़ेंगे संसद का आह्वान, यानी कि समनिंग, इंग्लिश में बोले तो समनिंग, समन करना। ठीक है, जो राष्ट्रपति करते हैं। तो देखते हैं लोकसभा का कार्यकाल। लोकसभा का कार्यकाल आर्टिकल 83 भाग 2 में दिया गया। लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है, और 42 संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे 6 वर्ष किया गया था। कौन से 42 संविधान संशोधन 1976 में, 1976 में कितना 6 वर्ष का किया गया था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 में आया, उसके द्वारा पुनः है जो कितना 5 वर्ष का कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद लोकसभा का विघटन, राष्ट्रपति के आदेश द्वारा, क्या, राष्ट्रपति के आदेश द्वारा कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व भी लोकसभा का विघटन किया जा सकता है, राष्ट्रपति के आदेश द्वारा। ठीक है, कार्यकाल से पूर्व भी लोकसभा का डिसोल्यूशन किया जाता है, डिसॉल्व किया जा सकता है, उसको विघटन किया जा सकता है। और कार्यकाल की समाप्ति पर भले ही राष्ट्रपति द्वारा औपचारिक आदेश न दिया जाए, लेकिन लोकसभा स्वतः विघटित हो जाती है 5 साल बाद। ठीक है, ये देखा। तो आपातकाल के दौरान कार्य विस्तार, आर्टिकल 352, किसमें, आर्टिकल 352 के अंतर्गत आपातकाल लागू होने पर, अगर इमरजेंसी लागू है 352 के अंतर्गत, तो लोकसभा का जो कार्यकाल है वो विधि द्वारा, ध्यान रखना, विधि द्वारा एक एक वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है। 352 के अंतर्गत लोकसभा का कार्यकाल विधि द्वारा एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, और ये विस्तार है वो आपातकाल समाप्त होने के बाद,
ये जो विस्तार जो एक्सपेंशन किया गया है 1-1 साल का, वो आपातकाल के समाप्त होने के बाद अधिकतम अधिकतम कितने 6 माह तक जारी रह सकता है। 6 माह तक ही संभव है, उसके बाद वो समाप्त हो जाता है। ठीक है, इसके बाद सेशन की परिभाषा देखते हैं। लोकसभा का सत्र वो अवधि है जो राष्ट्रपति द्वारा आह्वान यानी कि समनिंग के आदेश में उल्लेखित तिथि एवं समय से प्रारंभ होकर राष्ट्रपति द्वारा स्थगन यानी कि प्रोरोगेशन या विघटन डिसोल्यूशन तक चलती है। तो वो क्या कहलाता है? सेशन कहलाता है। सत्र होता है जो परिभाषा होती है संसद की। ठीक, उसके बाद जो स्थगन होता है या विघटन डिसोल्यूशन होता है वो आर्टिकल्स 85 के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? 85 के अंतर्गत आता है, स्थगन या विघटन। और सत्र का समय एवं समन्वय देखते हैं कि वो लोकसभा का ही विघटन होता है। ठीक है, देखो मैंने बोला राज्यसभा का नहीं होता, क्योंकि राज्यसभा का इसलिए नहीं होता क्योंकि राज्यसभा में प्रत्येक 2 वर्ष बाद जो 1/3 मेंबर होते हैं वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं, रिटायरमेंट हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद सत्र का समय एवं समन्वय देखते हैं। सत्र का समय एवं समन्वय इसमें क्या होता है? लोकसभा एवं राज्यसभा का आह्वान यानी कि समनिंग एवं स्थगन यानी कि एडजर्नमेंट एक साथ समान स्थितियों पर होना आवश्यक नहीं है। 1962 से सामान्यतः दोनों सदन एक साथ बैठक करते हैं, दोनों सदन है वो एक साथ बैठक करते हैं समन्वय। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा। स्थगन देखते हैं। स्थगन क्या है? सत्र के दौरान लोकसभा की बैठक को एक दिन से दूसरे दिन या अधिक अवधि के लिए अथवा अनिश्चित काल यानी कि सिंडाई तक स्थगित किया जाता, तो वो क्या कहलाता है? स्थगन कहलाता है। और स्थगन का अर्थ है कि सदन की बैठक या कार्यवाही को पुनः आरंभ के लिए किसी निर्दिष्ट समय तक स्थगित करना, तो ये स्थगन होता है। ठीक है, उसके बाद अनिश्चित काल के लिए स्थगन क्या होता है? इनकी बिना अगली तिथि निर्धारित किए बैठक का समापन, तो उसको कहते हैं अनिश्चित काल के लिए स्थगन। अध्यक्ष या सभापति की शक्तियाँ क्या है? अध्यक्ष लोकसभा के मामले में, सभापति राज्यसभा के मामले में। बैठक के स्थगन का जो निर्णय होता है वो अध्यक्ष या सभापति द्वारा लिया जाता है। ध्यान रखना, किसके द्वारा लिया जाता है? ये जो बैठक के स्थगन का जो निर्णय है वो लोकसभा के मामले में अध्यक्ष द्वारा, ठीक है, और राज्यसभा के मामले में सभापति द्वारा लिया जाता है। अगर जॉइंट मीटिंग है, दोनों का सत्र साथ चल रहा है, तो उसमें अध्यक्ष द्वारा लिया जाता है। ठीक है, लगभग। और परंतु उनकी जो शक्तियाँ होती है वो सीमित होती है। वे प्रक्रिया को संक्षिप्त कर सकते हैं या तथा निर्धारित समय पर स्थगन कर सकते हैं। यदि कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन जैसे कार्यसूची में परिवर्तन या अनिश्चित काल के लिए स्थगन किया जाता है, तो वो सदन के नेता द्वारा प्रस्ताव लाकर सदन के नेता द्वारा प्रस्ताव लाकर सदन की स्वीकृति आवश्यक होती है। ठीक है, मतलब सीमित होती है इनकी शक्तियाँ। इसके बाद सत्र देखते हैं। संवैधानिक रूप से आर्टिकल 85 में दोनों सदनों की बैठक कम से कम 6 माह में एक बार होना आवश्यक है। ठीक है, कम से कम 6 माह में एक बार होना आवश्यक है। ठीक है, और परंतु परंपरागत रूप से वर्ष में 3 बार बैठकें होती है। परंपरागत रूप से वर्ष में कितनी? 3 बार बैठक होती है। और सत्रों की तिथियां मंत्रिमंडल की स्वीकृति के पश्चात संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा सदनों को सूचित की जाती है। ठीक है, बैठ के देखते हैं। संविधान संसद के सदनों की बैठक की संख्या निर्धारित नहीं करता। ध्यान रखना, संविधान होती है वो संविधान है जो संसद के जो सदनों की बैठकें हैं उनकी संख्या निर्धारित नहीं करता है। ठीक है, ये देखा हमने। संवैधानिक रूप से आर्टिकल 85 दोनों सदनों की बैठक कम से कम, ये अच्छा हमने देख लिया। ये बैठक संविधान संसद के दोनों सदनों की बैठक की संख्या निर्धारित नहीं करता है। कॉन्स्टिट्यूशन है जो वो सदनों की बैठकों की संख्या निर्धारित नहीं करता है। और सदन की बैठक निर्धारित करने में अध्यक्ष की शक्ति अपूर्ण यानी कि एब्सोल्यूट होती है तथा इसके लिए सरकार की सहमति भी आवश्यक नहीं होती है। तथापि अध्यक्ष सामान्यतः सदन की सामूहिक इच्छा या व्यवसाय सलाहकार समिति, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की सिफारिशों का पालन करते हैं, जिन्हें सदन द्वारा स्वीकार किया गया हो। और सदन की बैठक वैध यानी कि ड्यूली कॉन्स्टिट्यूट तब मानी जाती है जब उसकी अध्यक्षता अध्यक्ष या कोई अन्य सक्षम सदस्य करता हो, जैसे संविधान या नियमों के अंतर्गत ये अधिकार प्राप्त हो। यह आवश्यक है कि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या अध्यक्षों के पैनल का कोई सदस्य बैठक के प्रारंभ से लेकर उसके समापन होने तक अध्यक्षता करे। ठीक, यदि कोई व्यक्ति उपस्थित न हो तो सदन द्वारा निर्धारित कोई अन्य सदस्य अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकता है। ये आर्टिकल 95 भाग 2 में कहा गया है। क्या कहा गया है कि यदि ऐसा व्यक्ति
उपस्थित न हो तो सदन द्वारा निर्धारित कोई अन्य सदस्य अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकता है। आर्टिकल 95 भाग 2 में कहा गया ये। और सदन की बैठक के गठन के लिए मंत्रियों की उपस्थिति आवश्यक नहीं, ध्यान रखना, सदन की बैठक के गठन के लिए मंत्रियों की उपस्थिति आवश्यक जरूरी नहीं है। ठीक है। और ये देखा, बैठक प्रारंभ होने से पूर्व, बैठक शुरू होने से पूर्व, बैठक प्रारंभ होने से पूर्व ये सुनिश्चित किया जाता है कि सदन में कोरम उपस्थित है, मतलब जो गणपूर्ति होती है वो होनी चाहिए बस। और कोरम सदन की कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग होता है। कुल सदस्य है उनकी संख्या का जो 10वां भाग है वो कोरम होता है। ठीक है। और यदि किसी भी समय कोरम पूरा नहीं होता है, यदि किसी भी समय जो कोरम होता है वो पूरा नहीं होता है तो अध्यक्षता कर रहा व्यक्ति सदन को स्थगित कर सकता है या बैठक को तब तक स्थगित रख सकता है जब तक कोरम न पूरा हो जाए। ठीक है। जब तक गणपूर्ति पूरी न हो जाए तब तक है जो स्थगित रख सकता है। इसके बाद प्रथम बैठक फर्स्ट बैठक होती है मीटिंग। देखते हैं। लोकसभा के सामान्य चुनाव के बाद, सामान्य चुनाव के बाद प्रथम सत्र तब प्रारंभ माना जाता है जब लोकसभा अपने कक्ष में पहली बार बैठक करती है और अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर की अध्यक्षता में सदस्य शपथ लेते हैं। तब अध्यक्ष का निर्वाचन करते हैं, न कि जब राष्ट्रपति दोनों सदनों को संबोधित करते हैं। ये आर्टिकल 87 में कहा गया। ठीक है। और जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष दोनों के पद रिक्त हो, जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के पद रिक्त हो तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त लोकसभा का कोई अन्य सदस्य अध्यक्ष के कार्यों का निर्वहन करता है। और सामान्य चुनाव के बाद जब अध्यक्ष प्रोटेम की नियुक्ति की जाती है, यानी कि प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की जाती है, तो जो नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ या प्रतिज्ञान दिलाता है तथा अध्यक्ष के चुनाव का संचालन करता है। ठीक है। और अध्यक्ष के चयन के तुरंत बाद अध्यक्ष प्रोटेम का पद है वो समाप्त हो जाता है, यानी कि प्रोटेम स्पीकर है उनका जो पद है वो समाप्त हो जाता है। अध्यक्ष को प्रोटेम राष्ट्रपति के समक्ष लोकसभा सदस्य के रूप में अध्यक्ष जो प्रोटेम स्पीकर होता है वो राष्ट्रपति के समक्ष लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण करता है। किसके रूप में? लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण करता है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया। सदन का कार्यकाल, सदन का स्थगन। अब बढ़ेंगे सदन का कार्यकाल, उसमें सब टॉपिक है सदन का स्थगन। आर्टिकल 85 के अंतर्गत अनुच्छेद 85 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा आदेश के माध्यम से, किसके द्वारा? आदेश के माध्यम से सत्र की समाप्ति की जाती है। इसके माध्यम से, आदेश के माध्यम से सत्र की समाप्ति की जाती है। समाप्ति को स्थगन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोरोगेशन कहा जाता है। और स्थगन किसी भी समय किया जा सकता है। ध्यान रखना, जो स्थगन होता है वो किसी भी समय किया जा सकता है। यहाँ तक कि जब सदन की बैठक चल रही हो तब भी स्थगन किया जा सकता है। सामान्यतः स्थगन सदन की बैठक की अनिश्चित काल के लिए स्थगित एडजोर्नमेंट सिन डाई होने के पश्चात होता है। और स्थगन और अगले सत्र के प्रारंभ के बीच की अवधि को अंतर सत्र अवधि यानी कि इंटरसेशन पीरियड कहा जाता है। कि ये इंपॉर्टेंट है कि स्थगन जो सदन की बैठक के अनिश्चित काल के लिए जो स्थगित होता है, यानी कि एडजोर्नमेंट सिन डाई होता है, उसके बाद होता है स्थगन। ठीक है, ये देखा हमने। और बीच की अवधि को इंटरसेशन पीरियड। अब देखते हैं इसका जो नाम कि एडजोर्नमेंट बनाम प्रोरोगेशन क्या है, इसका प्रभाव क्या है, स्थगन का प्रभाव क्या होगा और प्रोरोगेशन है उसका प्रभाव क्या होगा। यानी कि एडजोर्नमेंट और प्रोरोगेशन, इसमें इनका क्या प्रभाव है। देखो, साधारण स्थगन एडजोर्नमेंट या अनिश्चित काल के लिए स्थगन एडजोर्नमेंट सिन डाई होता है। सिन डाई होने पर लंबित कार्य समाप्त नहीं होते, जो पेंडिंग कार्य होते हैं वो समाप्त नहीं होते हैं। तो ये स्थगन के हम प्रभाव देख रहे हैं। ठीक है, और जो मतलब बैठक में जो कार्य चल रहा था, जो जिस बिल पर चर्चा चल रही थी, तो वो है जो लंबित कार्य समाप्त नहीं होते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है कि जान रखना। सदन का स्थगन होता है, एडजोर्नमेंट होता है, एडजोर्नमेंट सिन डाई होता है, तो जो लंबित कार्य है वो समाप्त नहीं होते। लंबित बिल होते हैं, पेंडिंग बिल, वो समाप्त नहीं होते हैं। और स्थगन इनकी प्रोरोगेशन सत्र को समाप्त करता है। ध्यान रखना, जो प्रोरोगेशन होता है स्थगन, वो क्या करता है? सत्र को समाप्त करता है। परंतु ये सदन के अस्तित्व की निरंतरता में कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं करता है। मतलब बैठक तो चल रही होती है, ठीक है, बस अनिश्चित काल के लिए होता है स्थगन, लेकिन उसकी सदन के अस्तित्व की निरंतरता में कोई भी व्यवधान उत्पन्न नहीं होता है।
मतलब जो बैठक चल रही थी, जिस पर चर्चा चल रही थी, जब बैठक वापस शुरू होगी तो वहीं से कार्य शुरू होगा, उसी बिल पर चर्चा होगी। ठीक है, और अब देखते हैं प्रभाव क्या है विधेयक पर। प्रभाव देखते हैं विधेयक पर प्रभाव क्या है। देखो, किसी भी सदन के समक्ष किसी भी सदन के समक्ष लंबित विधेयक, जो पेंडिंग बिल्स होते हैं, पेंडिंग बिल स्थगन के कारण समाप्त नहीं होते हैं, ये आर्टिकल 107 भाग 3 कहता है। ठीक है, तो 107 है भाग 3 में है, मतलब 107 भाग 3 में ये है कि अगर लोकसभा डिजॉल्व हो जाती है और जो पेंडिंग बिल होता है, लोकसभा अगर भंग हो जाती है और बिल पेंडिंग है लोकसभा में, तो वो तो लैप्स हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये है, यानी कि मतलब अगर स्थगन होता है तो जो पेंडिंग बिल है वो खत्म नहीं होगा। ठीक है, तो ये है। और चयन समिति, जो सिलेक्शन कमेटी होती है, सिलेक्ट कमेटी या संयुक्त समिति यानी कि जॉइंट कमेटी के संबंध जॉइंट कमेटी के समक्ष लंबित विधेयक भी सुरक्षित रहते हैं। जॉइंट कमेटी के समक्ष लंबित विधेयक होते हैं, वो भी सिक्योर रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं। प्रस्ताव, संकल्प और संशोधन, मोशन, रिजोल्यूशन एंड अमेंडमेंट्स। और प्रक्रिया नियमों के अनुसार जो प्रस्ताव, संकल्प एवं संशोधन प्रस्तुत किए जा चुके हैं और लंबित है, वे स्थगन के कारण समाप्त नहीं होते हैं और अगले सत्र में स्थानांतरित हो जाते हैं, अपने आप ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक है, संसदीय समितियों के समक्ष कार्य, प्रक्रिया नियमों के अनुसार किसी समिति के समक्ष लंबित कार्य केवल स्थगन के कारण समाप्त नहीं होते हैं और समिति अपना कार्य है वो जारी रखती है। अध्यादेश संबंधी प्रावधान, संसद के किसी भी सदन के स्थगन के पश्चात राष्ट्रपति को अनुच्छेद 123 के अंतर्गत 123 के अंतर्गत अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त होती है। और संसद के किसी भी सदन के 17 स्थान पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 123 के तहत 123 के अंदर अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। और यदि 17 अवसान का आदेश जारी होने और अधिसूचना होने से पहले कोई अध्यादेश प्रख्यापित किया जाता है तो वो अध्यादेश शून्य माना जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं सदन का विघटन, डिसोल्यूशन। क्या देखते हैं? सदन का डिसोल्यूशन। डेफिनेशन देखते हैं, परिभाषा, अनुच्छेद आर्टिकल 85 भाग 2 का भाग बी, इसमें कहा गया है कि इसके अंतर्गत राष्ट्रपति के आदेश द्वारा या प्रथम बैठक की तिथि से 5 वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर लोकसभा के जीवन का अंत या सदन का विघटन कहलाता है। ठीक है, आर्टिकल 85 भाग 2 का भाग बी। ठीक है, प्रभाव क्या है, इसके पर क्या प्रभाव होगा? विघटन से लोकसभा के सदस्यों का प्रतिनिधि होता है वो स्वरूप वो समाप्त हो जाता है। ठीक है, विघटन के पश्चात लोकसभा पुनः एकत्रित नहीं हो सकती जब तक सामान्य चुनाव न हो जाए। ठीक है, और राज्यसभा तथा द्विसदनीय राज्यों के विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल का विघटन के अधीन नहीं होती है। ठीक है, विघटन के अधीन नहीं होती है क्योंकि सेवानिवृत्त हो जाते हैं वो राज्यों की विधान परिषद और राज्यसभा। ठीक है, और प्रधानमंत्री की सलाह एवं राष्ट्रपति का विवेक, यदि प्रधानमंत्री सदन में बहुमत खो दे या खोने की संभावना हो तो क्या वह राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की सलाह दे सकता है तथा क्या राष्ट्रपति उस सलाह को स्वीकार कर सकता है? इस विषय पर कोई निश्चित संवैधानिक प्रावधान या स्थापित उदाहरण उपलब्ध नहीं है। ठीक है, कोई भी संवैधानिक प्रावधान नहीं है इसको। ठीक है, तो ये देखा हमने। और यदि राष्ट्रपति ऐसी सलाह नहीं करते, यदि राष्ट्रपति ऐसी ऐसी एडवाइस स्वीकार नहीं करते तो उन्हें पहले ऐसा वैकल्पिक प्रधानमंत्री ढूंढना होगा जो लोकसभा में बहुमत सिद्ध कर सके और तत्पश्चात उसकी सलाह पर कार्य करना होगा। राज्यसभा विधानसभा के संदर्भ में, राज्य विधानसभा के विघटन के संबंध में प्रावधान लोकसभा के समान है, परंतु अनुच्छेद 356 के अंतर्गत यदि राज्य की सरकार संविधान के अनुरूप नहीं चल रही है तो राज्यपाल राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजता है और ऐसी स्थिति में सामान्यतः राज्यपाल विधानसभा को भंग नहीं करता, भले ही मुख्यमंत्री द्वारा ऐसा करने की सलाह दी जाए। तथापि रिपोर्ट भेजने से पूर्व विधानसभा को भंग करना अवैध नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि ऐसी स्थिति में सामान्यतः राज्यपाल है वो विधानसभा को भंग नहीं करता है, भले ही मुख्यमंत्री द्वारा ऐसा करने की सलाह दी जाए। तथापि रिपोर्ट भेजने से पूर्व विधानसभा को
भंग करना अनिवार्य भंग करना अवैध नहीं है, इलीगल भी नहीं है। अब देखते हैं जो विघटन होता है, डिसोल्यूशन होता है, उसका प्रभाव क्या है। विघटन का प्रभाव देखते हैं। सामान्य प्रभाव क्या होता है, लोकसभा या उसकी समितियों के समक्ष लंबित सभी कार्य है वो विघटन पर समाप्त हो जाते हैं। जो पेंडिंग बिल्स होते हैं वो भी है जो समाप्त हो जाते हैं। और बिल्स जो आर्टिकल 107 में है, अनुच्छेद 107 में बिल्स लोकसभा में लंबित, ये 107 में कहा गया है कि लोकसभा में जो सभी लंबित जो पेंडिंग बिल्स होते हैं विधेयक, चाहे वहीं से प्रारंभ हुए हो या राज्यसभा से आए हो, या लोकसभा से ही प्रारंभ हुए हो या प्रारंभ होकर राज्यसभा से पास होकर लोकसभा में आ गए हो और विघटन पर समाप्त हो जाते हैं, तो ये क्या होते हैं, पेंडिंग बिल विघटन पर समाप्त हो जाते हैं। और वे विधेयक जो लोकसभा द्वारा, वे विधेयक जो लोकसभा द्वारा पारित किए जा चुके हैं, किसके द्वारा, लोकसभा द्वारा पारित किए जा चुके हैं, परंतु राज्यसभा में पेंडिंग है, वे भी विघटन पर समाप्त हो जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है कि चाहे वे मतलब जो पेंडिंग बिल्स होते हैं, चाहे लोकसभा से पास होके राज्यसभा में गए हो या राज्यसभा से पास होके लोकसभा में आए हो और पेंडिंग हो, तो वे दोनों है जो समाप्त हो जाते हैं। चाहे लोकसभा से, देखो कन्फ्यूजन होगा कि लोकसभा से पास होके अगर राज्यसभा में जाता है तो वो पास हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, वो भी समाप्त हो जाएंगे, वो भी समाप्त हो जाएंगे, ठीक है। और केवल वे विधेयक जो राज्यसभा में उत्पन्न हुए हो और अभी तक लोकसभा द्वारा पारित न हुए हो, तो वो विघटन पर समाप्त नहीं होते हैं। मतलब केवल वे विधेयक समाप्त नहीं होते हैं जो राज्यसभा में उत्पन्न हुए हो, कहाँ पे, राज्यसभा में उत्पन्न हुए हो और अभी तक लोकसभा द्वारा पारित न हुए, अभी तक लोकसभा द्वारा पारित न हुए हो, तो वो विघटन पर समाप्त नहीं होते हैं, ठीक है। यानी कि जो लोकसभा में लंबित सभी विधेयक, चाहे वो लोकसभा में ही प्रारंभ हुए हो या राज्यसभा से पास होकर आए हो, तो वो लोकसभा के विघटन पर समाप्त हो जाते हैं, लैप्स हो जाते हैं, ठीक है। और ऐसा कोई विधेयक जो लोकसभा द्वारा पारित हो चुका हो, ऐसा कोई विधेयक जो लोकसभा द्वारा पारित हो चुका हो लेकिन राज्यसभा में पेंडिंग हो, तो वो भी लोकसभा के विघटन पर समाप्त हो जाता है। लेकिन वो विधेयक समाप्त नहीं होंगे जो राज्यसभा में उत्पन्न हुए हो और लोकसभा द्वारा अभी पारित न हुए हो, तो वो विघटन पर समाप्त नहीं होते हैं। तो ऐसे विधेयक लोकसभा के विघटन पर समाप्त नहीं होते हैं, ठीक है। उसके बाद संयुक्त बैठक के बारे में देखते हैं, जॉइंट सेटिंग के बारे में देखते हैं, जो कि आर्टिकल अनुच्छेद 108 में है। यानी कि यदि दोनों सदनों के बीच कोई मतभेद है तथा राष्ट्रपति ने विघटन से पूर्व संयुक्त बैठक बुलाने का आशय घोषित कर दिया हो, तो ऐसा विधेयक विघटन के बाद भी समाप्त नहीं होता है और संयुक्त बैठक में पारित किया जा सकता है, संयुक्त बैठक में पारित किया जाता है। यानी कि मतलब लोकसभा के विघटन से पूर्व ही राष्ट्रपति ने ऐसी घोषणा की हो कि भाई जॉइंट मीटिंग बुलाई जाएगी, और फिर जो बीच में आपकी लोकसभा है वो भंग हो जाती है, डिजॉल्व हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में जो वो विधेयक है वो समाप्त नहीं होता है, वो विधेयक समाप्त नहीं होता है, ध्यान रखना, ठीक है। राष्ट्रपति के समक्ष विधेयक, संविधान में स्पष्ट प्रावधान नहीं है, परंतु यह स्थापित है कि कोई विधेयक दोनों सदनों द्वारा लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित होकर राष्ट्रपति के पास स्वीकृति हेतु लंबित है, राष्ट्रपति के सिग्नेचर हेतु पेंडिंग है, तो वो विधेयक समाप्त नहीं होता है। कौन सा नहीं होता है, दोनों सदनों से पास हो गया और राष्ट्रपति के पास सिग्नेचर के लिए गया है, राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए गया है, एक्सेप्टेबिलिटी के लिए गया है, तो वो समाप्त नहीं होगा, ठीक है। और यदि राष्ट्रपति उसे पुनर्विचार हेतु लौटाते हैं, तो नई लोकसभा उसे पुनर्विचार कर पारित कर सकती है। अगर आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि मान लो लोकसभा ने विघटित हो गई और मतलब दोनों से पास हो गया और लोकसभा विघटित हो गई बीच में, ठीक है, तो और राष्ट्रपति भी उसको पुनर्विचार के लिए वापस लौटाता है और लोकसभा अस्तित्व में नहीं है, तो क्या होगा। तो ऐसी स्थिति में जब नई लोकसभा बनेगी आम चुनावों के बाद, तो उसमें है जो वो विधेयक पुनर्विचार मतलब पुनः पारित किया जा सकता है, ठीक है। तो वो भी विघटित नहीं होगा, मतलब लंबित जो लैप्स है वो नहीं होगा, खत्म नहीं होगा बिल, ठीक है। वो अन्य कार्य जैसे मोशन और रिजोल्यूशन आदि लोकसभा में लंबित, ठीक है, राष्ट्रपति के समक्ष विधेयक, ये देखा हमने, अन्य कार्य मोशंस, लोकसभा में लंबित सभी प्रस्ताव, लोकसभा में पेंडिंग सभी प्रपोजल, सभी रिजोल्यूशन, संकल्प, संशोधन, अनुदान की अनुपूर्व मांगे
आदि विघटन पर समाप्त हो जाते हैं। ध्यान रखना, लो जो मोशन रिजोल्यूशन उसके बारे में देखते हैं। जो सभी लंबित जो रिजोल्यूशन होते हैं, प्रपोजल्स होते हैं, अमेंडमेंट विधेयक होते हैं, ठीक है, अनुदान पूर्व की जो मांगे होती हैं, वो ये सभी है जो विघटन पर समाप्त हो जाते हैं। ये अगर पेंडिंग है, ये अगर पेंडिंग है और लोकसभा विघटित हो जाती है तो ये आपके समाप्त हो जाएंगे। ध्यान रखना, कौन से? लंबित प्रस्ताव, सभी प्रस्ताव, लंबित सभी प्रस्ताव, संकल्प, प्रपोजल्स, संशोधन, अनुदान पूर्व की मांगे, ये सभी समाप्त हो जाते हैं, ठीक है। और याचिकाएं, जो पिटिशंस होती हैं, पिटिशंस होती हैं वो भी समाप्त हो जाती है। ध्यान रखना, पिटिशंस होती हैं वो भी समाप्त हो जाती हैं। और वैधानिक नियमों की स्वीकृति, संशोधन, वैधानिक नियमों की स्वीकृति या संशोधन हेतु लंबित प्रस्ताव भी विघटन पर समाप्त हो जाते हैं। अपवाद क्या है? एक्सेप्शन है कि न्यायाधीशों की हटाने की जो कार्यवाही हेतु प्रस्ताव, न्यायाधीशों की न्यायाधीशों को हटाने की कार्यवाही हेतु जो प्रस्ताव होते हैं, यानी कि जजेज इंक्वायरी एक्ट 1968 के अंतर्गत विघटन पर समाप्त नहीं होता है। लेकिन न्यायाधीशों को हटाने की जो कार्यवाही हेतु जो प्रस्ताव पेंडिंग है वो समाप्त नहीं होते हैं। ध्यान रखना, वो समाप्त नहीं होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जजेज इंक्वायरी एक्ट 1968 के अंतर्गत आते हैं। ओके, तो आगे देखते हैं समितियों के समक्ष कार्य। क्या? समितियों के समक्ष कार्य। लोकसभा की संसदीय समितियों के समक्ष लंबित सभी कार्य विघटन पर समाप्त हो जाते हैं। ध्यान रखना, लोकसभा की संसदीय समितियों के समक्ष, जो लोकसभा की जो पार्लियामेंट्री जो कमेटी होती है, पार्लियामेंट्री कमेटी होती है, उसके समक्ष सभी लंबित कार्य वो विघटन पर समाप्त हो जाते हैं, विघटन पर समाप्त हो जाते हैं। और समितियां भी विघटन के साथ समाप्त होता है। क्योंकि ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर लोकसभा का विघटन होता है तो उसके द्वारा जो समितियां होती है वो 19 सदस्यों से मिलकर बनती है, ठीक है, 19 समितियों से सदस्यों से मिलकर बनती है, तो वो भी है जो समाप्त हो जाते हैं। यानी कि समितियां भी जो समितियां होती है वो भी विघटन के साथ समाप्त हो जाती है, ठीक है। और उसके बाद मंत्रियों के आश्वासन। देखो, सदन में मंत्रियों द्वारा दिए गए आश्वासन, सदन में जो मंत्रियों द्वारा दिए गए जो आश्वासन होते हैं जो अभी क्रियान्वित नहीं हुए हैं, आश्वासन सिर्फ दिया गया है, ठीक है, सिर्फ आश्वासन दिया गया है, तो विघटन पर वो समाप्त नहीं माने जाते हैं। चाहे उन पर समिति की रिपोर्ट आई हो या नहीं आई हो, तो वो समाप्त नहीं होते हैं। ओके, अब ये है जो नेक्स्ट वीडियो में देंगे संसदीय प्रक्रिया। तो थैंक यू, ठीक है। तो अब करेंगे संसदीय प्रक्रिया, ठीक है, जिसमें श्रेणी देखेंगे और संबंधित अनुच्छेद देखेंगे। विधायी प्रक्रिया, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, इसमें आर्टिकल 107 से 111 तक, और फिर 196 से 201 तक, ठीक है। वित्तीय मामलों की प्रक्रिया, प्रोसीजर इन फाइनेंशियल मैटर, जिसमें 112 से 117 तक है केंद्र में, और राज्य में 202 से 207 तक, ठीक है। ये विधायी प्रक्रिया लेजिस्लेटिव प्रोसीजर किसमें? केंद्र में 107 से 111 तक। कब, कहाँ से कहाँ तक है? 107 से 111 तक। और राज्यों में 196 से 201, 201 तक, ठीक है। और प्रोसीजर इन फाइनेंशियल मैटर में केंद्र में 112 से 117 और राज्य में 202 से 207। सामान्य प्रक्रिया जनरल प्रोसीजर में 118 से 122, कहाँ से कहाँ तक है? 118 से 122, और राज्य में 208 से 212 तक, ठीक है। तो ये हमने देखा। उसके बाद हम देखते हैं आगे। तो इसमें कहा गया है कि विधायक की भूमिका क्या है, ठीक है, विधायक की भूमिका। ओके, जिसमें माध्यम दिया गया और विद्या उपकरण दी गई है। विधायक होता है जो सांसद जो भी कहो, ठीक है, वो सदन में भागीदारी करता है, कानून निर्माण, वित्तीय निरीक्षण करता है, ठीक है, संसदीय समितियों में भागीदारी, ठीक है। ये सब किसके जरिए होता है? ये प्रस्ताव के जरिए होता है, ठीक है। और प्रस्ताव है वो सभी कार्रवाइयों का क्या है? आधार है। और इसका दो प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। एक पारित करना यानी कि मतदान के आधार पर, ठीक है, और दूसरा है विषय वस्तु के आधार पर। मतदान के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, एक मतदान योग्य और गैर मतदान योग्य। जब तक निर्दिष्ट न हो सभी प्रस्तावों पर मतदान किया जाना चाहिए, ठीक है। और जब तक निर्दिष्ट न हो सभी प्रस्ताव साधारण बहुमत से पास होते हैं। विषय वस्तु के आधार पर तीन प्रकार के, ठीक है। मूल, जैसे कि अविश्वास प्रस्ताव। स्थानापन्न, जैसे चर्चा के विषय को बदलना। सहायक, जैसे अनुषंगी, जैसे किसी विधेयक को मतदान के लिए प्रस्तुत करना। अधिक्रमण, किसी विधेयक को समिति के पास पुनः प्रस्तुत करना। संशोधन, कानून या प्रस्ताव आदि। तो ये सब चीज़ें होती है। और इन विधियाँ क्या है? प्रश्न पूछ कर, चर्चा करके, विधेयक ला के और संकल्प पारित करके, तो ये सब होता है, ठीक है।
उसके बाद विधायिका की भूमिका, माध्यम उपकरण देखते हैं। विधायिका की भूमिका, माध्यम और उपकरण विधियाँ कौन कौन सी, ये देखते हैं। इसमें विधायक की भूमिका, ये क्या है, भूमिका, ठीक है। और बीच में ये माध्यम है आपका, ये क्या है, माध्यम है, और ये उपकरण है। तो सबसे पहले देखते हैं विधायिका की भूमिका क्या है। सदन में सहभागिता, ठीक है। विधि निर्माण, वित्तीय निरीक्षण, संसदीय समितियों में सहभागिता, ये प्रस्ताव सभी कार्यवाही का आधार है। द्विस्तरीय वर्गीकरण, पारित करना, मतदान योग्य जब तक अन्यथा निर्दिष्ट न हो, सभी प्रस्तावों पर मतदान होता है। सामान्यतः साधारण बहुमत के से पारित, ठीक है। और कंटेंट यानी कि विषय वस्तु के आधार पर मौलिक, जैसे कि अविश्वास प्रस्ताव, प्रतिस्थापन, जैसे चर्चा के विषय में परिवर्तन, सहायक, जैसे गौण, जैसे अनुषंगी, जिसमें जैसे विधेयक को मतदान हेतु प्रस्तुत करना, प्रतिस्थापन, जैसे विधेयक को पुनः समिति को भेजना, ठीक है। संशोधन, विधेयक प्रस्ताव में संशोधन, ये प्रश्न चर्चा विधेयक संकल्प से होता है। देखो इस पूरे डायग्राम को समझते हैं। सबसे पहले बैठक होती है, ठीक है। सेशन कैसे चलती है, सबसे पहले लोकसभा या राज्यसभा की बैठक होती है, ठीक है। अब क्या होता है, हर दिन का काम एक तय कार्यसूची के अनुसार, एजेंडे के अनुसार चलता है, ठीक है, कार्यसूची के अनुसार। फिर संशोधित कार्यसूची, मतलब कौन सा काम कब होगा पहले से तय होता है, ठीक है। उसके बाद ये कार्य मंत्रणा समिति के परामर्श से तैयार किया जाता है। जो ये कार्यसूची कार्य मंत्रणा समिति, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होती है, उसके सलाह से बनती है, ठीक है। और देखो, और उसके बाद क्या होगा है कि दिन का टाइम टेबल, इसमें 11 बजे होता है क्वेश्चन आवर, 11 बजे क्या होता है, प्रश्नकाल, 11 बजे प्रश्नकाल होता है, जिसमें जो सांसद होते हैं वो सरकार से सवाल पूछते हैं, सरकार को जवाब देना पड़ता है, और ये अकाउंटेबिलिटी का सबसे बड़ा तरीका है। उसके बाद 12 बजे क्या होता है, 12 बजे आपका होता है शून्यकाल, 0 ओवर जिसको कहते हैं। ये बिना पहले नोटिस के मुद्दे उठाए जाते हैं, बिना नोटिस दिए मुद्दे उठाए जाते हैं, और कोई भी जरूरी मुद्दा है वो तुरंत उठाया जा सकता है इसमें शून्यकाल में, ठीक है। और ध्यान दें कि ये नियमों में लिखा हुआ नहीं है, पर प्रैक्टिस में बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो शून्यकाल है वो नियमों में नहीं लिखा हुआ, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद 1 बजे होता है मध्याह्न भोजन, लंच ब्रेक होता है, ठीक है। और फिर 2 बजे के बाद मुख्य काम शुरू होता है, जिसमें विधेयक पर चर्चा होती है, आधे घंटे की चर्चा होती है, अल्पकालिक चर्चा होती है, और सरकारी काम होता है। तो ये सब होता है 2 बजे के बाद, ठीक है। और फिर है जो शुक्रवार के लिए आखिरी जो 2.5 घंटे हैं, ठीक है। ये 2.5 घंटे हैं शुक्रवार के तो अंतिम 2.5 घंटे होते हैं। उसमें क्या होता है कि निजी सदस्य होते हैं, वो विधेयक, प्राइवेट मेंबर्स बिल और संकल्प, जो रिजोल्यूशन होते हैं उसके लिए रखे जाते हैं। उसके लिए प्राइवेट मेंबर बिल्स के लिए और रिजोल्यूशन के लिए रखे जाते हैं। मतलब जो मंत्री नहीं है वे भी अपने जो विचार है और कानून है वो पेश कर सकते हैं, कब शुक्रवार को, ठीक है। और विधेयक कार्य, आधे घंटे की चर्चा, अल्पकालिक चर्चाएं आदि, ठीक है। और जो प्रश्नकाल होता है, शून्यकाल, प्रश्नकाल और शून्यकाल, ये तीर के निशान से दिए गए। इसका मतलब है कि दोनों जुड़े हुए हैं, यानी दोनों का काम है कि जनता के मुद्दे उठाना और सरकार को जवाबदेह बनाना, प्रश्नकाल और शून्यकाल, ठीक है। और राज्यसभा के लिए उल्टा होता है, राज्यसभा के लिए शून्यकाल पहले होता है फिर प्रश्नकाल होता है, लेकिन लोकसभा के लिए पहले प्रश्नकाल होता है फिर शून्यकाल होता है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से, ये देख लिया आपने। नेक्स्ट है आपका संसद राज्य विधेयक एवं आपराधिक, सॉरी, संस ये क्या है, संसद राज्य विधेयक एवं अधिनियम है उनकी भाषा, अधिनियमों की भाषा। संसद विधेयक और अधिनियम, भाषा क्या होगी, अंग्रेजी संविधान के अनुसार, एवं हिंदी राजभाषा अधिनियम 1963 के अनुसार, ठीक है। अध्यक्ष की अनुमति से मातृभाषा में भी किया जा सकता है। और संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 120, अनुच्छेद 348 राजभाषा अधिनियम 1963। तो इसमें क्या है, जो आर्टिकल 120 क्या है, इसमें ये है कि ये आर्टिकल बताता है कि जो संसद है लोकसभा और राज्यसभा में किस भाषा का उपयोग होगा, ठीक है, संसद में। और मुख्य बातें हैं कि संसद का जो कामकाज है वो हिंदी और अंग्रेजी में होगा। कोई सदस्य अपनी मातृभाषा में भी बोल सकता है, लेकिन इसके लिए अध्यक्ष या सभापति की अनुमति लेनी चाहिए। अगर राज्यसभा में है तो सभापति की अनुमति लो, और लोकसभा में है तो लोकसभा अध्यक्ष की अनुमति लो, ठीक है। क्यों जरूरी है, क्योंकि सभी राज्यों के लोग अपनी बात रख सके, सबकी भाषा हिंदी नहीं होती है, दक्षिण राज्य विशेषकर, ठीक है। और भाषा के कारण कोई भी सदस्य पीछे न रह जाए, इसलिए जरूरी है, ठीक है। अब 348 में क्या है, 348 वन में न्यायालय
जो कोर्ट्स है और विधेयकों की भाषा क्या होगी। ये आर्टिकल कानून और कोर्ट की भाषा तय करता है। मुख्य बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट है वो, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कामकाज अंग्रेजी में होगा। कामकाज किस में होगा? अंग्रेजी में होगा, ठीक है। और अंग्रेजी में ही जो सभी विधेयक होते हैं, बिल्स होते हैं, जो अधिनियम एक्ट्स होते हैं, ठीक है, आदेश होते हैं, नियम है, वो अंग्रेजी में ही लिखे जाएंगे। आसान भाषा में समझो तो संस्कृत में हिंदी अन्य भाषा, हिंदी अन्य भाषा सरल होती है, लेकिन कानूनी अंतिम भाषा क्या है? अंग्रेजी है, ठीक। और ठीक है, फिर है राज्य विधेयक और अधिनियम, हिंदी अंग्रेजी और राज्य की भाषा में, ठीक है। अंग्रेजी अनुवाद आवश्यक होता है और अन्य भाषा राष्ट्रपति राज्यपाल की अनुमति से, अन्य भाषा राष्ट्रपति या राज्यपाल की अनुमति से, ठीक है। जैसे केंद्र में संसद में 120 आर्टिकल था, वैसे ही 210 आपके राज्य में है। यानी कि ये आर्टिकल बताता है कि राज्य की जो विधानसभा है या विधान परिषद में किस भाषा का उपयोग होगा, ठीक है। और कामकाज राज्य की राजभाषा में भी हो सकता है भाषा, या हिंदी या अंग्रेजी में भी हो सकता है। कोई सदस्य अपनी मातृभाषा में बोल सकता है, इसके लिए स्पीकर या जो चेयरमैन होता है उसकी अनुमति चाहिए। इसमें खास बात यह है कि शुरू में अंग्रेजी का उपयोग चलता रहा और बाद में राज्यों को अपनी भाषा अपनाने की छूट मिली गई, ठीक है। यानी कि राज्य विधानमंडल में भाषा है वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। राज्य की भाषा प्लस हिंदी हो सकती है, प्लस अंग्रेजी भी हो सकती है। और 348(3) में ये है कि कानून का जो अधिकृत अंग्रेजी अनुवाद, ये आर्टिकल बताता है कि अगर राज्य अपनी भाषा में कानून बनाता है तो उसका क्या होगा। मुख्य बात है कि अगर किसी राज्य का कानून अंग्रेजी के अलावा किसी और भाषा में लिखा है तो उसका अंग्रेजी अनुवाद जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो भी होना चाहिए, और वही ऑफिशियल या ऑथोरिटेटिव माना जाएगा। क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है क्योंकि पूरे देश में कानून समझने और लागू करने में एक रूपता बनी रहे, खास तौर पर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में काम आसान रहे, ठीक है। और भले ही कानून राज्य भाषा में हो, लेकिन जो फाइनल लीगल वैलिडिटी है वो अंग्रेजी टेक्स्ट की मानी जाएगी। तो ये हमने देखा राजभाषा अधिनियम 1963 भी है, और विभिन्न राज्य की राजभाषा अधिनियम, विभिन्न विभिन्न राज्य राजकीय भाषा अधिनियम। तो आगे देखते हैं सदन में सदस्यों की सहभागिता। सदस्यों की सहभागिता, सदस्य सामान्यतः दो प्रकार के सदन में भाग ले सकते हैं। जो सदस्य होते हैं वो सामान्यतः दो प्रकार से सदन में भाग ले सकते हैं। दो प्रकार कौन कौन से है? पहला है कि कुछ कार्रवाइयों में, जैसे कि जो क्वेश्चन आवर होता है आपका, प्रश्नकाल होता है, क्वेश्चन आवर एंड लोक महत्व के विषय उठाना, तथा निजी सदस्य कार्य, प्राइवेट मेंबर्स बिजनेस, सांसद स्वतंत्र रूप से मुद्दे उठा सकते हैं। इन विषयों का चयन या तो बैलेट के माध्यम से या अध्यक्ष के विवेकाधिकार से किया जाता है। अन्य कार्रवाइयों जैसे कि राष्ट्रीय मुद्दों पर वाद विवाद तथा सरकारी विधेयकों और बजट पर चर्चा, समय का आवंटन दलवार किया जाता है, ठीक है। दल यानी कि दलवार किया जाता है, जो पार्टियां होती, ठीक है। और दल का जो नेतृत्व है ये निर्धारित करता है कि कौन सदस्य है वो भाग लेगा। ये कौन करता है? दल का जो नेतृत्व होता है वो तय करता है, ठीक है। और सदन की कार्यसूची हेतु समय निर्धारण के लिए व्यवसाय सलाहकार समिति, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी बीएसी सिफारिश करती है। और इस समिति में सत्तारूढ़ एवं विपक्ष दोनों दलों के सदस्य होते हैं। ध्यान रखना, जो बीएसी होती है उसमें समिति में सत्तारूढ़ दल के भी सदस्य होते हैं और विपक्ष के सदस्य भी होते हैं, ठीक है। दोनों दलों के सदस्य होते हैं। और सदन की कार्यवाही के नियम, सदन की कार्यवाही उसके प्रक्रिया नियमों, रूल्स ऑफ प्रोसीजर द्वारा संचालित होती है। इन नियमों के अनुसार प्रश्न पूछने, मुद्दे उठाने तथा वाद विवाद आरंभ करने या उसमें भाग लेने हेतु सदस्यों को सचिवालय या अध्यक्ष को पूर्व सूचना देनी होती है, और इसे नोटिस देना गिविंग नोटिस कहा जाता है। और प्रत्येक प्रकार के हस्तक्षेप के लिए अलग अलग नोटिस अवधि निर्धारित होती है। महत्वपूर्ण संसदीय दस्तावेज, कार्यसूची, लिस्ट ऑफ बिजनेस, किसी दिन की कार्यवाही का कार्यक्रम एवं विषयों की सूची, ये सदस्यों को सामान्यतः 2 दिन पूर्व विदित की जाती है। संशोधित कार्यसूची, रिवाइज्ड लिस्ट ऑफ बिजनेस, संशोधित कार्यक्रम यह प्राय सदन की बैठक से एक दिन पूर्व जारी की जाती है। परिशिष्ट कार्यसूची, सप्लीमेंट्री लिस्ट ऑफ बिजनेस, उसी दिन लिए जाने वाले अतिरिक्त कार्य की सूची, ये बैठक के दिन उपलब्ध कराई जाती है, बैठक के दिन, ठीक है। और बुलेटिन वन इसमें प्रत्येक बैठक के पश्चात सदन में हुई कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण ये प्रतिदिन प्रकाशित होता है। बुलेटिन 2 सदन के कार्य से संबंधित अन्य सूचनाएं, जैसे विधेयकों का समितियों को संदर्भन और समितियों की सदस्यों में परिवर्तन, समिति की सदस्यता में परिवर्तन तथा प्रोटोकॉल संबंधी विषय के समय समय पर सदस्यों को वितरित किया जाता है। उसके बाद देखते हैं प्रस्ताव, प्रपोजल्स। अर्थ क्या है? अर्थ संसदीय पारिभाषिक भाषा में प्रस्ताव जो मोशन है उसका अर्थ है सदन से निर्णय प्राप्त करने के उद्देश्य से किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया गया कोई औपचारिक जो प्रस्ताव होता है,
उसको कहते हैं मोशन प्रस्ताव, ठीक है। और अ, इसे इस प्रकार शब्दबद्ध किया जा सकता है कि स्वीकृत होने पर ये सदन के मत या इच्छा को अभिव्यक्त करता है। स्वीकृत होने पर सदन के मत या इच्छा को अभिव्यक्त करता है और किसी भी महत्वपूर्ण विषय को प्रस्ताव का विषय बनाया जा सकता है। प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाला सदस्य इसे उस रूप में तैयार करता है जिसे वो चाहता है कि इसे अंततः सदन द्वारा पारित किया जाए तथा जिस पर सदन का मतदान सुगमता से कराया जा सके, ठीक है। प्रकार क्या है? एक तो मौलिक प्रस्ताव होते हैं जिसमें जिसको सब्सटेंटिव मोशंस कहते हैं। यह एक स्वतंत्र एवं पूर्ण प्रस्ताव होता है जो किसी विषय से संबंध में प्रस्तुत किया जाता है। उदाहरण: संकल्प, अध्यक्ष उपाध्यक्ष के निर्वाचन से संबंधित प्रस्ताव, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव आदि, ठीक है। तो ये होता है मौलिक प्रस्ताव, होता है सब्सटेंटिव मोशंस होता है। एक होता है प्रतिस्थापन प्रस्ताव, सब्स्टिट्यूट। क्या होता है? सब्स्टिट्यूट मोशन। ये क्या होता है सब्स्टिट्यूट मोशन? इसमें जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि ये मूल प्रस्ताव के स्थान पर प्रस्तुत किया जाता है। किसके? मूल प्रस्ताव के स्थान पर प्रस्तुत किया जाता है ताकि किसी नीति, स्थिति, कथन अथवा अन्य विषय पर विचार किया जा सके। प्रतिस्थापन प्रस्तावों पर संशोधन की अनुमति नहीं होती है। एक होता है सहायक प्रस्ताव, सब्सिडरी मोशंस। ये अन्य प्रस्तावों पर निर्भर होते हैं या उनसे संबंधित होते हैं अथवा सदन की कार्यवाही के अनुवर्ती होते हैं और अपने आप में सहायक प्रस्ताव का कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है तथा यह मूल प्रस्ताव या सदन की कार्यवाही के संदर्भ के बिना सदन का निर्णय व्यक्त करने में सक्षम नहीं होता है। संकल्प अर्थ: संकल्प रिजोल्यूशन विधेयक की भावना, इच्छा या कार्यवाही की औपचारिक अभिव्यक्ति है। संकल्पों को व्यापक रूप से 3 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। मत अभिव्यक्ति संबंधी संकल्प, मत अभिव्यक्ति संबंधी संकल्प, रिजोल्यूशन एक्सप्रेसिंग ओपिनियन ऑफ द हाउस। ऐसे संकल्पों का उद्देश्य केवल सदन की राय प्राप्त करना होता है। इन संकल्पों में व्यक्त विचारों को लागू करने के लिए सरकार बाध्य नहीं होती है। वैधानिक प्रभाव वाले संकल्प, रिजोल्यूशन हैविंग स्टैट्यूटरी इफेक्ट। ऐसे संकल्प संविधान या संसद के किसी अधिनियम के प्रस्ताव के अंतर्गत प्रस्तुत किए जाते हैं। यदि इन्हें स्वीकार कर लिया जाता है तो सरकार पर बाध्यकारी होते हैं तथा विधि के समान प्रभाव रखते हैं। तीसरा, सदन की कार्यवाही नियंत्रण संबंधी संकल्प, रिजोल्यूशन रिलेटेड टू कंट्रोल ओवर इट्स ओवन प्रोसीडिंग्स। ये संकल्प सदन की अपनी कार्यवाही के नियंत्रण से संबंधित होते हैं। इनका विधिक प्रभाव होता है तथा इन्हें किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, ठीक। और ऐसे संकल्पों के माध्यम से सदन कभी कभी उन परिस्थितियों के समाधान हेतु अपनी प्रक्रिया विकसित करता है जिनका नियमों में स्पष्ट प्रावधान नहीं होता है। प्रश्न, क्वेश्चन, तारांकित प्रश्न। जो सदस्य अपने प्रश्न का मौलिक उत्तर चाहते हैं उन्हें प्रश्न के साथ तारांक इनकी स्टार चिन्ह लगाना होता है और किसी एक दिन के लिए अधिकतम 20 प्रश्न तारांक की सूची में शामिल किए जाते हैं, ठीक है। और ये सूची हरे कागज पर मुद्रित होती है। कैसे? हरे कागज पर। और तारांकित प्रश्न प्रस्तुत करने हेतु न्यूनतम 15 स्पष्ट दिनों का नोटिस देना आवश्यक होता है। और जिन प्रश्नों का मौखिक उत्तर नहीं दिया जाता है उन्हें अतारांकित प्रश्न माना जाता है। जिनका मौखिक उत्तर नहीं दिया जाता उनको अनस्टार्ड यानी कि अतारांकित प्रश्न माना जाता है और उनके उत्तर सदन की मेज पर रखे जाते हैं। अतारांकित प्रश्न क्या होते हैं? इन प्रश्नों के साथ तारांक का चिन्ह जो स्टार्ट नहीं होता है और ये लिखित उत्तर प्राप्त करने हेतु होते हैं। जिनका मतलब अनस्टार्ड होते हैं, जिन पर तारे का तारांक चिन्ह नहीं होता है उनका जो उत्तर वो लिखित देना पड़ता है, ठीक है। और एक बैठक के लिए अधिकतम 230 प्रश्न अतारांक की सूची में रखे जा सकते हैं और ये सूची सफेद कागज पर मुद्रित होती है। जो अनस्टार्ड होते हैं वो सफेद कागज पर, ठीक है। और न्यूनतम 15 स्पष्ट दिनों का नोटिस देना आवश्यक होता है। इसमें न्यूनतम कितने? 15 दिनों का, उसमें भी 15 स्पष्ट दिनों का, ठीक है। स्टार्ट में भी, तारांकित में भी, ठीक है। और मंत्रियों द्वारा दिए गए लिखित उत्तर प्रश्नकाल के अंत में सदन की मेज पर रखे हुए माने जाते हैं, ठीक है। जो लिखित उत्तर है वो प्रश्नकाल के अंत में कब रखे जाते हैं? जो क्वेश्चन नंबर होता है आपका, क्वेश्चन नंबर उसके अंत में सबसे लास्ट में रखे जाते हैं मेज पर। और एक होता है अल्प सूचना के पत्र। अल्प सूचना के पत्र ये होते हैं आपके अति आवश्यक लोक महत्व के विषय पर 10 स्पष्ट दिनों से कम नोटिस पर प्रश्न पूछा जा सकता है। कितने? 10। जो बाकी वाले ऊपर 2 पढ़े हमने तारांकित उसमें 15 दिन है, ठीक है। इसमें 10 है अल्प सूचना वाले। और स्वीकृत अल्प सूचना प्रश्नों की सूची गुलाबी कागज पर। ये जो अल्प सूचना वाले होते हैं वो किसमें होते हैं? गुलाबी कागज पर मुद्रित होती है। इनकी प्रक्रिया सदन के नियमों द्वारा नियंत्रित होती है तथा इनकी ग्राह्यता जो एडमिनिबिलिटी होती है वो मुख्य आधार विषय तात्कालिकता है, मतलब उसी समय। और यह प्रश्नकाल के तुरंत बाद पूछा और उद्धृत किया जाता है। कब? क्वेश्चन नंबर के बाद तुरंत, ठीक है। निजी सदस्य से प्रश्न।
लोकसभा के कार्य संचालन नियम 40 के अंतर्गत किसी निजी सदस्य से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। प्रश्न का विषय उस विधेयक, संकल्प या अन्य कार्य से संबंधित होना चाहिए जिसके लिए वह उत्तरदायी है। उदाहरणार्थ, संसदीय समितियों के अधिकार क्षेत्र से संबंधित विषयों पर संबंधित अध्यक्ष से प्रश्न पूछा जा सकता है। इसी प्रकार निजी सदस्य विधेयक या संकल्प प्रस्तुत करने वाले सदस्यों से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ऐसे प्रश्नों की प्रक्रिया सामान्यतः मंत्रियों से पूछे जाने वाले प्रश्नों के समान होती है और केवल अध्यक्ष द्वारा आवश्यक संशोधन किए जा सकते हैं। विधेयक देखते हैं। विधेयक विधायी प्रस्ताव लेजिस्लेटिव प्रपोजल्स होते हैं। विधेयक विधायी प्रस्ताव लेजिस्लेटिव प्रपोजल होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं, मतलब ये आपकी क्या है, विधेयक देखते हैं। ठीक है, इसमें बिल्स सबसे पहले देखेंगे हम। जो बिल्स है उनकी बिलों की विषय वस्तु के आधार पर बिल कैसे कितने होते हैं, विषय वस्तु के आधार पर बिल कितने होते हैं देखते हैं। सबसे पहले मूल विधेयक ओरिजिनल बिल्स ऐसे विधेयक से नए प्रस्ताव, विचार या नीतियों को समाहित करते हैं, यानी कि बिल्स एम्बोडाइंग न्यू प्रपोजल्स आइडियाज एंड पॉलिसीज। ठीक है, उसके बाद होते हैं संशोधन विधेयक यानी कि अमेंडिंग बिल्स। ऐसे विधेयक जो विद्यमान अधिनियमों में संशोधन, परिवर्तन या पुनरीक्षण करने हेतु होते हैं। ठीक है, उसके बाद होते हैं समेकन विधेयक यानी कि कंसोलिडेटिंग बिल्स। ऐसे विधेयक जो किसी विशिष्ट विषय पर विद्यमान कानूनों का समेकन करते हैं। अवसानोन्मुख विधि निरंतरता विधेयक यानी कि एक्सपायरिंग लॉ कंटिन्यूएंस बिल्स। ऐसे विधेयक जो समाप्त हो रहे अधिनियमों को जारी रखने के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, और इसके बाद निरसन विधेयक होते हैं। ये क्या है, रिपीलिंग बिल्स। ऐसे विधेयक जो विद्यमान अधिनियमों को निरस्त करने के उद्देश्य से होते हैं, तो उसको कहते हैं निरसन विधेयक। ठीक है, और अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक ऐसे विधेयक जो अध्यादेशों को प्रतिस्थापित करने हेतु बनाए जाते हैं। संविधान संशोधन विधेयक ऐसे विधेयक जो संविधान में संशोधन करने के लिए होते हैं। तो इस प्रकार हमने ये विषय वस्तु देखी। इसके बाद हम देखते हैं ये विधेयक इंट्रोडक्शन देखते हैं। एक होता है सरकारी सदस्य विधेयक यानी कि जो गवर्नमेंट मंत्री है, मंत्री अगर कोई विधेयक पेश करता है तो वो होता है सरकारी। ठीक है, और कोई भी मंत्री के अलावा कोई सदस्य पेश करता है तो वो होता है आपका निजी विधेयक। ठीक है, प्रक्रिया के आधार पर एक आपका होता है साधारण विधेयक यानी कि ऑर्डिनरी बिल्स। उसके बाद मनी बिल्स होते हैं, धन विधेयक। ठीक है, और एक होता है फाइनेंशियल बिल यानी कि वित्तीय विधेयक। उसके बाद संविधान संशोधन विधेयक यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल्स होते हैं। उसके बाद अध्यादेशों का स्थान लेने वाले जो विधेयक होते हैं यानी कि बिल रिप्लेसिंग ऑर्डिनेंस। तो इस प्रकार हमने प्रक्रिया के आधार पर ये देखे, विधेयक देखे, परिचय, सरकारी और निजी विषय वस्तु, ये सब देखी। ठीक है, ये अलग अलग है, मतलब इंसानी से रिलेटेड नहीं है दोनों। ठीक है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, तीनों। ठीक है, मतलब अगर इंग्लिश में देखा तो ये बिल्स वही साइंड इंग्लिश में। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर ये गवर्नमेंट मेंबर्स बिल, प्राइवेट मेंबर्स बिल, फिर प्रोसीजर यानी कि प्रक्रिया के आधार पर ऑर्डिनरी होती हैं, मनी बिल्स होते हैं, फाइनेंशियल बिल होते हैं, कॉन्स्टिट्यूट अमेंडमेंट बिल होते हैं, और बिल्स रिप्लेसिंग ऑर्डिनेंस होते हैं। फिर ये कंटेंट वाला हमने देखा विषय वस्तु के आधार पर। ठीक है, ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं संसदीय प्रक्रियाएं यानी कि सदन में सहभागिता, पार्टिसिपेशन इन। तो यहाँ पे घटक देखेंगे, कंपोनेंट्स एंड यहाँ पे विवरण देखेंगे। विवाद, चर्चाएं, मुद्दे उठाने हेतु प्रस्ताव। सदन में मुद्दे उठाने के लिए विभिन्न प्रकार की चर्चाएं, बहसें एवं प्रस्तावों का उपयोग किया जाता है। मुद्दे उठाने का तरीका क्या होता है? मुद्दे सदस्यों द्वारा व्यक्तिगत रूप से उठाए जा सकते हैं या संबंधित सदनों की कार्य सलाहकार समिति, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी BAC द्वारा चुनित किए जाते हैं। BAC में देखो विपक्षी के भी होते हैं, सत्ताधारी दल के भी होते हैं। ठीक है, BAC की भूमिका क्या है? बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की भूमिका। यदि BAC किसी मुद्दे की पहचान करती है तो संबंधित राजनीतिक दल ये निर्णय लेते हैं कि उस चर्चा में कौन कौन से सदस्य भाग लेंगे। अब संसदीय उपकरण देखते हैं। उपकरण, स्रोत, उद्देश्य, सूचना एंड चयन। ठीक है, सबसे पहले उपकरण देखेंगे, उसके बाद स्रोत देखेंगे, उसके बाद उद्देश्य। पहला क्या है? उपकरण, स्रोत, उद्देश्य, नोटिस, सूचना और चयन। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं उपकरण कौन से। उपकरण जैसे कि शून्यकाल है, ध्यान आकर्षण है, ये सब है। ठीक है, और स्रोत ठीक है, तो यहाँ पे अब देखना, ये जो LSR लिखा हुआ है, RSR, इसका मतलब है, LSR का मतलब है लोकसभा रूल ऑफ प्रोसीजिंग।
प्रोसीजर, ठीक है। और राज्यसभा रूल ऑफ प्रोसीजर, इनकी राज्यसभा प्रक्रिया के नियम और लोकसभा प्रक्रिया के नियम, ठीक है। 197 और 180 में ये। तो सबसे पहले बात करते हैं शून्यकाल की, ठीक है। शुरू तो उसमें कुछ दिया नहीं गया नहीं है, ठीक है। और तत्कालिक लोक महत्व के मुद्दों को उठाना जो निर्धारित सूचना अवधि की प्रतीक्षा नहीं कर सकते, ठीक है। और शून्यकाल में जो आपकी नाम क्या उसको कहते हैं, सूचना या नोटिस उसी दिन देनी पड़ती है, ठीक है। और इसमें जो आपका चयन होता है वो कैसे होता है, बैलेट के माध्यम से। उसके बाद ध्यानाकर्षण प्रस्ताव यानी कि कॉलिंग अटेंशन ये लोकसभा में 197 में लिखा हुआ है नियमावली में, और राज्यसभा नियमावली 180 में लिखा हुआ है। किसी मंत्री के प्रति विशेष रूप से तत्कालिक लोक महत्व का विषय उठाना और मूल मुद्दे अनुवर्ती प्रश्नों पर उत्तर अनिवार्य। मतदान नहीं होता है इसमें, ठीक है। मतदान नहीं होता है ध्यानाकर्षण। और उसी दिन ये नोटिस जारी करना होता है। और लोकसभा चयन होता है लोकसभा बैलेट में और राज्यसभा अध्यक्ष बीएससी के परामर्श के बाद, ठीक है। ये देखा। और नियम 377 के अंतर्गत विषय लोकसभा नियम 377, इसमें ऐसे विषय जो प्रश्न अल्प सूचना प्रश्न या धनाकर्षण नियमों के अंतर्गत नहीं उठाए जा सकते, तो वो नियम 377 में उठाए जाते हैं, एलएसआर, ठीक है। और लगभग एक सप्ताह से उसी दिन तक कर की जाती है। और केवल आपका जो सिलेक्शन होता है केवल लोकसभा में बैलेट होता है, लोकसभा में बैलेट, ठीक है। तो ये समझो। सबसे पहले आपको ये भी समझना है कि मतलब इस यहाँ पे देखो लिखा हुआ है चयन यानी कि मतलब उपकरण, जैसे कि मान लो शून्यकाल, तो स्रोत क्या, कौन सा स्रोत उसमें दिया गया होगा, ठीक है। उद्देश्य क्या है, उद्देश्य भी उसमें भी बनने से बनेंगे, ठीक है। और सूचना नोटिस, इसका नोटिस का मतलब होता है कि ये जो नोटिस है वो सरकार को नहीं देनी होती, मतलब सरकार को देते हैं कौन, जो सदस्य प्रश्न पूछना चाहता है उसको सूचना देनी पड़ती है। तो सबके लिए अलग अलग प्रावधान है, किसी के लिए 15 दिन है, किसी के लिए 10 दिन है, किसी के लिए उसी दिन देनी पड़ती है, तो ये। उसके बाद चयन, मतलब ये उसने मतलब नोटिस दे दी, सूचना मतलब और प्रश्न पूछ लिया, प्रश्न लिख के दे दिया, ठीक है। तो फिर या उसका बहुत सारे देखो प्रश्न होते हैं, तो उनका सबको तो मौका नहीं मिल सकता ना, क्योंकि समय का अभाव होता है। तो सिलेक्शन किया जाता है किसी में, बैलेट पेपर के माध्यम से किया जाता है। बैलेट यानी कि एक चिट्ठी टाइप, मतलब लॉटरी जैसा है ये सिस्टम है। तो वो रैंडमली किसी की चिट्ठी निकाली जाएगी, जिनकी आएगी उनको है जो प्रश्न पूछने का मौका दिया जाएगा। किसी में कमेटी दिया करती है जांच करके, तो ऐसे सब कुछ होता है। तो देखते हैं शून्यकाल में, ये देखा हमने उसी दिन बैलेट उत्तर, उसी दिन सूचना देनी पड़ती है, ठीक है। ये बैलेट पेपर से चुनाव होता है, ठीक है। लोक महत्व के विषयों पर प्रश्न उठाना, मुद्दों को उठाना जो निर्धारित सूचना की अवधि से प्रतीक्षा नहीं कर सकते, जो दी गई है। और ध्यान आकर्षण, इसमें लोकसभा में ये 197 में नियम है, और राज्यसभा में 180 में। किसी मंत्री के प्रति विशेष रूप से तत्कालिक लोक महत्व का विषय उठाना, मूल मुद्दे अनुवर्ती प्रश्नों पर उत्तर अनिवार्य होता है, और इसमें मतदान नहीं होता है, और सूचना उसी दिन देनी होती है। और जो चयन होता है इसमें लोकसभा में बैलेट के माध्यम से होता है, और राज्यसभा में जो अध्यक्ष है वो बीएसी से परामर्श के बाद है जो सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद नियम है 377, इसमें ये स्रोत ये है 377 लोकसभा। और ऐसे विषय जो प्रश्न अल्प सूचना प्रश्न या ध्यानाकर्षण नियमों के अंतर्गत नहीं उठाए जाते, तो वो इसके अंतर्गत उठाए जाते हैं। लगभग एक सप्ताह से या उसी दिन तक नोटिस देना होता है। और जो केवल लोकसभा में बैलेट में होता है, ये लॉटरी जैसा सिस्टम है, ठीक है। बैलेट विशेष उल्लेख, स्पेशल मेंशन ये राज्यसभा रूल है। राज्यसभा रूल 180A में ऐसे विषय जो प्रश्न अल्प सूचना या प्रश्न या धनाकर्षण नियमों के अंतर्गत नहीं उठाए जाते, तो वो इसमें उठाए जाते हैं। पूर्व दिशा यानी कि उससे पहले दिन है जो नोटिस देना पड़ता है, जरूरी होता है। और केवल लोकसभा में अध्यक्ष द्वारा चयन किया जाता है, केवल राज्यसभा में किसका द्वारा, अध्यक्ष द्वारा चयन किया जाता है। उसके बाद आधे घंटे की चर्चा होती है, हाफ आवर डिस्कशन की। लोकसभा नियम तो लोकसभा में तो 55 में है, लोकसभा नियम 55 में, और राज्यसभा नियम 60 में, ठीक है, 5 ज़्यादा। और यदि किसी सांसद को अतारांकित प्रश्न के उत्तर में स्पष्टीकरण चाहिए, तो ये चर्चा की जाती है, और अनुवर्ती प्रश्न संभव होता है इसमें, यानी कि पूरे प्रश्न पूछ सकते हैं। और लेकिन मतदान इसमें नहीं होता है, ठीक है। आधे घंटे की चर्चा, मतदान नहीं होता है। और 3 दिन पहले सूचना नोटिस देना होता है। और जो सिलेक्शन है वो पीठासीन अधिकारी के विवेक पर निर्भर करता है, ठीक है, प्रश्न लेना है या नहीं। और निजी सदस्य संकल्प ये लोकसभा नियम 170 में है, लोकसभा नियम 170 में है, और राज्यसभा नियम 154 में है, ठीक है। और गैर मंत्री सदस्य द्वारा सिफारिश, मत अनुमोदक अस्वीकृति व्यक्त करना, महत्वपूर्ण विषय पर सरकार का ध्यान आकर्षित करना, और सदन की राय व्यक्त करने हेतु मतदान, ठीक है। और ये 2 दिन पहले सूचना देनी पड़ती है, और बैलेट के माध्यम से चयन होता है, ठीक है। वैधानिक संकल्प, इंस्टीट्यूट रिजोल्यूशन, ये एसआर होते हैं, संविधान या संघीय विधि, ये सदस्य
एवं मंत्री दोनों प्रस्तुत कर सकते हैं। संघीय सदस्य एवं मंत्री दोनों प्रस्तुत कर सकते हैं। अध्यादेशों के अस्वीकरण हेतु प्रयुक्त होते हैं ऐसे, और ऐसे संकल्प के पश्चात पश्चात अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक लाया जा सकता है। ठीक है, ये लागू नहीं है इसमें, आपका क्या कहते हैं इसको, समय नोटिस इसमें लागू नहीं है, और सिलेक्शन भी इसमें लागू नहीं है। ठीक है, तो ये नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं तुलनात्मक रूप से दीर्घकालिक चर्चाएं देख रहे हैं। इसमें भागीदारी का निर्णय दल के नेतृत्व द्वारा किया जाता है। भागीदारी का निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? दल के नेतृत्व द्वारा किया जाता है। उपकरण कौन से हैं? स्रोत देखते हैं, फिर उद्देश्य देखेंगे, नोटिस और सिलेक्शन देखेंगे। लघु अवधि की चर्चा, इनकी शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन होता है। ये लोकसभा जो नियमावली 193 और राज्यसभा 176 में होता है। और तात्कालिक लोक महत्व के विषय पर चर्चा विषय एवं अवधि का निर्धारण कार्य सलाहकार समिति बीएससी द्वारा किया जाता है। और सांसद है वो चर्चा करते हैं, और अंत में मंत्री उत्तर देते हैं। कोई औपचारिक इसमें मतदान नहीं होता, और नोटिस है वो उसी दिन देना होता है। पीठासीन अधिकारी के विवेक पर निर्भर करता है चयन की प्रश्न को लेना है या नहीं लेना है। स्थगन प्रस्ताव, एडजमेंट मोशन, ये लोकसभा नियम 57 में है। और तात्कालिक लोक महत्व के ऐसे विषय पर सरकार का ध्यान आकर्षित करना या उसकी की आलोचना करना जिसके लिए जन सामान्य सूचना के साथ प्रस्ताव संकल्प देना बहुत देर हो जाए। ठीक है, और यदि अध्यक्ष द्वारा स्वीकृत और सदन द्वारा पारित तो निर्धारित कार्य स्थगित कर दिया जाता है। इसे सरकार की निंदा के रूप में देखा जाता है, परंतु त्याग पत्र देना अनिवार्य नहीं है संसद। और जो नोटिस है वो उसी दिन देना होता है इसमें स्थगन प्रस्ताव में। और अध्यक्ष के विवेक पर निर्भर करता है, मतलब उस सवाल को पिकअप करना है या नहीं करना, ये लोकसभा में होता है केवल। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव, ये लोकसभा नियम 198 में होता है, 198 में होता है, 198। और सरकार के प्रति विश्वास सिद्ध करने हेतु, क्या सरकार के प्रति विश्वास सिद्ध करने हेतु यदि मतदान में पारित हो जाए तो सरकार को त्याग पत्र देना अनिवार्य हो जाता है, और ये उसी दिन नोटिस देना पड़ता है। और न्यूनतम 50% सांसदों का समर्थन आवश्यक होता है इसमें, मिनिमम 50 सांसदों का समर्थन। ठीक है, तो ये कौन सा था? अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन। ठीक है, इस तो ये देखो। अब देखते हैं संसदीय प्रक्रिया, सदन में सहभागिता और विशेष उपकरण देखते हैं। ठीक है, जिसमें सबसे पहले धन्यवाद प्रस्ताव, ये लोकसभा नियमावली 18 में और राज्यसभा नियमावली 16 में दिया गया। ठीक है, और दोनों सदनों को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर पुरस्कृत किया जाता है। और सामान्य चुनाव के बाद नई लोकसभा तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में सरकार द्वारा तैयार जिसमें नीतियां एवं कार्यसूची सम्मिलित होती है। अभिभाषण के पश्चात सदनों में चर्चा होती है, और अंत में प्रधानमंत्री उत्तर देते हैं। दोनों सदनों में संशोधन प्रस्ताव लाए जा सकते हैं। यदि लोकसभा में संशोधन पारित हो जाए तो इसे अविश्वास प्रस्ताव के समान माना जाता है, और राज्यसभा में पारित संशोधन प्रतीकात्मक होते हैं। अब तक राज्यसभा में 5 बार धन्यवाद प्रस्ताव में संशोधन किया है। धन्यवाद प्रस्ताव का पर मतदान नहीं होता, ध्यान रखना। जो धन्यवाद मोशन ऑफ थैंक्स होता है उसमें मतदान नहीं होता है, केवल संशोधनों पर मतदान होता है, केवल संशोधनों पर मतदान होता है। और इसमें सूचना है वो अभिभाषण के पश्चात देनी पड़ती है, और संशोधन प्रस्ताव पीठासीन अधिकारी के विवेकानुसार पिकअप किया जाता है। ठीक है, और उसके बाद सरकारी आश्वासन, गवर्नमेंट अश्योरेंस, ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों में है। और किसी अन्य संसदीय उपकरण के उत्तर देते समय यदि मंत्री सरकार की ओर से आगे की कार्यवाही का आश्वासन देता है तो उसे आश्वासन कहा जाता है। और ये लोकसभा के विघटन पर समाप्त नहीं होते हैं। इनकी निगरानी सरकारी आश्वासन समिति द्वारा की जाती है। इन्हें ऑनलाइन आश्वासन निगरानी प्रणाली के माध्यम से डिजिटल रूप से ट्रैक किया जाता है, और सामान्य समय सीमा लगभग 3 माह होती है। ठीक है, ये लागू नहीं होते हैं नोटिस इसमें। और इसमें जो चुनाव होता है वो भी नहीं होता है, सिलेक्शन कैसे किया जाएगा ना, वो भी नहीं होता है। तत्कालीन लोक महत्व के विषय पर स्थगन प्रस्ताव, तत्कालिक लोक महत्व के विषय पर स्थगन प्रस्ताव, इसका उद्देश्य सरकार का ध्यान किसी तत्कालिक लोक महत्व के विषय की ओर आकर्षित करना है, ताकि उस विषय पर सरकार के निर्णय की आलोचना की जा सके, जहाँ सामान्य सूचना के साथ प्रस्ताव या संकल्प लेना बहुत देर हो जाए। यदि स्थगन प्रस्ताव पारित हो जाता है तो सरकार की ये सरकार की नीति के प्रति साधारण निंदा से अधिक प्रबल अस्वीकृति को दर्शाता है। तथापि सरकार को हटाने के लिए मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस देना आवश्यक होता है। जब मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा चल रही हो तब स्थगन प्रस्ताव स्वीकार्य नहीं होता है। ध्यान रखना, अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा चल रही हो तब स्थगन प्रस्ताव स्वीकार्य नहीं होता है। और ऐसे विषयों पर स्थगन प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता जिनमें मंत्री को किसी विधि द्वारा विवेकाधीन शक्तियां प्रदान की गई हो, तो ऐसे विषयों पर नहीं लाया जा सकता। ठीक है, और अध्यक्ष स्पीकर तभी स्थगन प्रस्ताव की अनुमति देता है जब वह संतुष्ट हो
कि विषय निश्चित, डेफिनेट और तत्कालिक, अर्जेंट और लोक महत्व का है। यद्यपि ये शर्तें पूरी हो, फिर भी अध्यक्ष प्रत्येक मामले में प्रस्ताव को स्वीकृति देने के लिए बाध्य नहीं है। ध्यान रखना, बाध्य नहीं है। और स्थगन प्रस्ताव की अनुमति देना या न देना अध्यक्ष का पूर्ण विवेकाधिकार। ध्यान रखना, स्थगन प्रस्ताव की अनुमति देना या न देना ये अध्यक्ष का एब्सोल्यूट विवेकाधिकार है। ठीक है, पूर्ण विवेकाधिकार है। और वह अपने निर्णयों के लिए कोई कारण बताने के लिए भी बाध्य नहीं है। केवल अध्यक्ष की अनुमति से ही प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता, इसके लिए सदन की अनुमति, लीव ऑफ द हाउस भी आवश्यक होती है। यदि कम से कम 50 सदस्य प्रस्ताव के समर्थन में खड़े हो जाते हैं तो अध्यक्ष घोषणा करता है कि प्रस्ताव की अनुमति प्रदान कर दी गई है। निंदा प्रस्ताव लाने के लिए सदन की अनुमति, लीव ऑफ द हाउस आवश्यक नहीं होती है। इसकी चर्चा के लिए समय निर्धारित करना, तिथि तय करना सरकार के विवेक पर निर्भर करता है। निंदा प्रस्ताव के लिए नियमों में कोई पृथक प्रावधान नहीं है। यह सामान्य प्रस्तावों से संबंधित नियमों के अंतर्गत आता है और नो डे येट नेम्ड मोशन के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। निंदा प्रस्ताव मंत्रिपरिषद किसी एक मंत्री या मंत्रियों के समूह के विरुद्ध उनकी कार्यवाही या उनकी नीतियों के लिए लाया जा सकता है। इसमें सदन द्वारा असंतोष, खेद, आक्रोश या आश्चर्य व्यक्त किया जा सकता है। निंदा प्रस्ताव स्पष्ट व आत्मव्याख्यात्मक होना चाहिए ताकि निंदा के कारणों को संक्षेप और सटीक रूप से अभिलिखित किया जा सके। किसी भी कारण से प्रस्ताव विधि सम्मत है या नहीं, इस विषय में अध्यक्ष का निर्णय वो अंतिम होता है। ठीक है, और मंत्रिपरिषद में विश्वास एवं अविश्वास प्रस्ताव। ठीक है, विश्वास और अविश्वास प्रस्ताव देखते हैं। संसदीय लोकतंत्र का आधार। संसदीय लोकतंत्र मंत्रिपरिषद मंत्रिमंडल की लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व यानी कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के सिद्धांत पर आधारित है ये। ठीक है, और सरकार को सत्ता में बने रहने के लिए सदैव लोकसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त होना चाहिए, आवश्यकता पड़ने पर। ठीक है, और मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। ये उत्तरदायित्व संयुक्त एवं अविभाज्य, इंडिविजुअल भी है एंड कलेक्टिव भी है। और कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री की सलाह के बिना मंत्रिपरिषद में नियुक्त नहीं किया जा सकता। ध्यान रखना, प्रधानमंत्री की सलाह के बिना मंत्रिपरिषद में नियुक्त नहीं किया जाता। और यदि प्रधानमंत्री किसी मंत्री को हटाने की मांग करता है तो वह मंत्री पद पर नहीं बना रह सकता। ठीक है, और संविधान में किसी मंत्री की व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी का पृथक प्रावधान नहीं है। ध्यान रखना, संविधान में किसी मंत्री की व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी का पृथक रूप से प्रावधान नहीं है। ठीक है, वो वही है 74 में। ठीक है, और प्रधानमंत्री या अन्य मंत्री राज्यसभा के सदस्य हो सकते हैं। प्रधानमंत्री या अन्य मंत्री राज्यसभा के सदस्य हो सकते हैं। ये असंवैधानिक भी नहीं है। ठीक है, असंवैधानिक नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव। सामूहिक उत्तरदायित्व के कारण किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव मान्य नहीं है। केवल संपूर्ण मंत्रिपरिषद के विरुद्ध प्रस्ताव लाया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव में कारण बताना आवश्यक नहीं है। ध्यान रखना, अविश्वास प्रस्ताव में कारण बताना जरूरी नहीं है। और नियमों में इसकी ग्राह्यता हेतु एडमिजिबिलिटी हेतु कोई विशिष्ट शर्त भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद प्रक्रिया। यदि अध्यक्ष प्रस्ताव को प्रस्ताव को स्वीकार्य मानते हैं तो प्रस्ताव देने वाला सदस्य सदन से अनुमति लीव मांगता है। यदि कम से कम 50 सदस्य समर्थन में खड़े होते हैं तो अनुमति प्रदान मानी जाती है। ठीक है, अनुमति प्रदान मानी जाती है। और प्रस्ताव को अनुमति मिलने के 10 दिनों के भीतर चर्चा के लिए लिया जाना आवश्यक है। चर्चा की तिथि निर्धारित करते समय अध्यक्ष, सदन के नेता इन विपक्षी दलों के नेताओं को से परामर्श कर सकते हैं। विश्वास प्रस्ताव, मोशन ऑफ कॉन्फिडेंस। यद्यपि सदन की कार्यवाही नियमों, रूल्स ऑफ प्रोसीजर में मंत्रिपरिषद में विश्वास प्रस्ताव से संबंधित कोई विशेष नियम नहीं है, तथापि संसद की बदलती राजनीतिक संरचना के परिणाम स्वरूप पिछले कुछ वर्षों में यह नई प्रक्रिया विकसित हुई है। हाल के समय में इस पद्धति का पालन तब किया जाता है जब कोई भी एकल राजनीतिक दल सदन में बहुमत प्राप्त करने की स्थिति में नहीं होता है। और ऐसी स्थितियों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया यह है कि राष्ट्रपति के निर्देश पर प्रधानमंत्री द्वारा नियम 184 के तहत पंक्ति का प्रस्ताव सूचना लाया जाता है कि यह सदन मंत्रिपरिषद में अपना विश्वास व्यक्त करता है। भारत के संसदीय इतिहास में आज तक कोई भी सरकार अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन पर मतदान के माध्यम से नहीं गिरी है। ध्यान रखना, नो कॉन्फिडेंस के माध्यम से आज तक एक भी सरकार नहीं गिरी है। ठीक है, भारत में। और वर्ष 1979 में
79 में मोरारजी देसाई सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा और निर्णय करी, क्योंकि उन्होंने प्रस्ताव पर मतदान होने से पूर्व ही त्याग पत्र दे दिया था। इसके विपरीत अब तक तीन विश्वास प्रस्ताव सदन में पारित होने में विफल रहे हैं, यानी कि जो 3 विश्वास प्रस्ताव वो सफल नहीं रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप सरकारों का पतन हुआ है। मतलब विश्वास प्रस्ताव के परिणाम स्वरूप हुआ है, ठीक है। अविश्वास प्रस्ताव से नहीं हुआ, नो कॉन्फिडेंस मोशन से एक भी बार सरकार नहीं गिरी है। हाँ, जो कॉन्फिडेंस मोशन से 3 बार जरूर गिरी है, क्योंकि 3 बार विफल हुआ। विश्वास प्रस्ताव वो सरकार लाती है, अगर वो फेल हो जाता है तो इसका मतलब सरकार के पास बहुमत नहीं है और गिर जाती है, ठीक है। तो अभी तक विश्वास प्रस्ताव से 3 बार गिरी है। अविश्वास प्रस्ताव की विफलता या विश्वास प्रस्ताव का पारित होना अनिवार्य रूप से निचले सदन लोकसभा के विघटन का कारण नहीं बनता है। अविश्वास प्रस्ताव की विफलता या विश्वास प्रस्ताव का पारित होना अनिवार्य रूप से निचले सदन इनकी लोकसभा के विघटन का कारण नहीं बनता है, ठीक है। सदन का विघटन केवल तभी हो सकता है, ध्यान रखना, जो सदन होता है लोकसभा का, उसका विघटन तभी हो सकता है जब राष्ट्रपति इस बात से संतुष्ट हो कि मंत्रिपरिषद की पराजय और इस्तीफे के बाद कोई वैकल्पिक सरकार बनाना संभव नहीं है। और ये एक विवादास्पद प्रश्न की मूट पॉइंट है कि क्या राष्ट्रपति को पराजित सरकार की सदन भंग करने की सलाह को बिना किसी संवैधानिक सरकार की संभावना तरह से स्वतः स्वीकार कर लेना चाहिए। यदि राष्ट्रपति सदन को भंग कर देते हैं तो पराजित सरकार लोकसभा के विघटन के बाद आम चुनाव संपन्न होने तक कार्यवाहक सरकार केयरटेकर गवर्नमेंट के रूप में बनी रहती है, केयरटेकर गवर्नमेंट के रूप में पद पर बनी रहती है, ठीक है। और हालांकि राज्यों में स्थिति भिन्न होती है। वर्तमान सरकार की पराजय और इस्तीफे पर राज्य के राज्यपाल को ये सुनिश्चित करना होता है कि क्या कोई वैकल्पिक सरकार बनाई जा सकती है। यदि वह ऐसा करने में असमर्थ होते हैं तो उन्हें संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति को रिपोर्ट देनी होती है कि राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, ठीक है। तो राज्य में ये जो कॉन्फिडेंस वाली या जो ऐसी स्थिति है वो अलग होती है। राष्ट्रपति को जो अधिकार है वो राज्य में राज्यपाल को नहीं है इस विषय पर। इनकी मतलब कोई सरकार भंग होती है राज्य में, विधानसभा, ठीक है, तो विघटन होता है, तो और राज्यपाल को लगता है कि कोई ऐसी सरकार नहीं है, ठीक है। तो राज्यपाल को ये सुनिश्चित करना है कि क्या कोई ऐसी वैकल्पिक सरकार बनाई जा सकती है। यदि ऐसा करने में असमर्थ होते हैं तो वो क्या करते हैं, सीधा राष्ट्रपति को सूचित करते हैं आर्टिकल 356 के तहत कि राष्ट्रपति शासन लगा दो आप, ठीक है। तो यानी कि संवैधानिक तंत्र विफल हो गया ही, ऐसे कहते हैं, संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है सेकेंड। तो इस प्रकार ये पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया। और नेक्स्ट यूनिट है आपका यूनिट 8, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। थैंक यू।